हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राशि जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे C++ प्रोग्राम को कंप्यूटर या मशीन अंडरस्टैंड करती है। तो चलें शुरू करते हैं। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो बातें माइंड में रखनी है। नंबर वन, कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि इनको सिर्फ 1-0 समझ आता है, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। नंबर टू, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि हमारा C++ प्रोग्राम एक हाई लेवल कोड होता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये हाई लेवल प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में ट्रांसलेट होता है। इस हाई लेवल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। मॉडर्न C++ कंपाइलर में 3 सेपरेट प्रोग्राम होते हैं। नंबर 1 परी प्रोसेसर, नंबर 2 कोड ट्रांसलेटर या कंपाइलर, और नंबर 3 हमारे पास लिंकर या लोडर होता है। परी प्रोसेसर उन डायरेक्टिव्स को हैंडल करता है जो हैश की करैक्टर से शुरू होते हैं, और रिज़ल्ट के तौर पे ये हमें एक टेम्परेरी फ़ाइल जनरेट करके देता है। ये टेम्परेरी फ़ाइल कंपाइलर के पास जाती है जो कि उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। ये मशीन कोड एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल के तौर पे सेव हो जाता है। यहाँ पे ये बात माइंड में रखना ज़रूरी है कि हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ़ाइल हो सकती हैं। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ़ाइल लिंकर के पास जाती हैं, जो उनमें C++ लाइब्रेरीज़ अगर ज़रूरत है तो ऐड करके उनको एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की शक्ल में जनरेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ पे एक CPP फ़ाइल नज़र आ रही है। इस CPP फ़ाइल में सबसे पहले मैंने एक iostream की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, जबकि दूसरे नंबर पे मैंने एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है जिसका नाम proc.h है। ये तीनों फाइल्स हमारे परी प्रोसेसर के पास जाती हैं, जो उनको ट्रांसलेट कर देता है टेम्परेरी फ़ाइल में। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू ट्रांसलेट हो गई है 3.1415 के साथ। ये टेम्परेरी फ़ाइल हमारे कंपाइलर के पास जाती है, जो उसको कंपाइल टाइम पे मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। ये मशीन कोड हमारे पास ऑब्जेक्ट फ़ाइल के तौर पे सेव हो जाता है, और ये ऑब्जेक्ट फ़ाइल हमारे लिंकर के पास जाती है। लिंकर इस ऑब्जेक्ट फ़ाइल को ट्रांसलेट कर देता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के साथ। ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फिर हमारे CPU में लोड होता है, जो कि इनपुट लेता है और हमें आउटपुट जनरेट करके दे देता है। जब हमारे पास प्रोग्राम CPU में लोड होता है तो उस टाइम को हम रन टाइम कहते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर दो किस्म के हो सकते हैं। सिंटैक्स एरर हो सकते हैं या फिर लॉजिकल एरर हो सकते हैं। सिंटैक्स एरर किसी भी प्रोग्राम में वो एरर होते हैं जो उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखे जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन में सेमीकोलन मिस है। C++ में आपने हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे सेमीकोलन लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलेगा और आपको कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करके नहीं देगा। इसी तरह आपके पास इस इंस्ट्रक्शन में देखें, यहाँ पे सेमीकोलन तो लगा हुआ है, लेकिन इंटीजर के इंट का आई बड़ा है, आई कैपिटल में है। तो अगर आप आई कैपिटल में लिखेंगे तब भी आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलेगा, क्योंकि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको यहाँ पे आई स्मॉल में लिखना है। इसी तरह थर्ड नंबर पे मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है। इस मेन फंक्शन की बॉडी में मैंने यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं लिखी। अगर मैं ओपनिंग ब्रैकेट नहीं लिखूँगा तब भी मुझे कंपाइल टाइम पे एरर आएगा और मेरा मशीन कोड जनरेट नहीं होगा। ये कुछ एग्जांपल थी सिंटैक्स एरर के बारे में। तो अब हम लॉजिकल एरर की बात करते हैं। लॉजिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो हमें रॉन्ग आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। लॉजिकल एरर अगर आपके प्रोग्राम में हो तो आपकी मशीन कोड तो जनरेट हो जाते हैं, रन टाइम पे आपको रॉन्ग आउटपुट
मिलती है। लॉजिकल एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, नंबर 1 फैटल और नंबर 2 नॉन फैटल। फैटल एरर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम में अगर अपीयर हों तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है या आपकी एप्लीकेशन अब नॉर्मली टर्मिनेट होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने रन टाइम पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे यूज़र से ली हैं या गेट की हैं। इस इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे मैंने ए और बी को डिवाइड करके रिज़ल्ट को प्रिंट करवाना है। अगर तो रन टाइम पे यूज़र ने बी की वैल्यू को 0 एंटर किया तो हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे, जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। तो अगर आप ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट होगा और आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे नॉन फैटल एरर होते हैं। अगर ये आपके प्रोग्राम में हों तो आपकी एप्लीकेशंस अब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होती, बल्कि आपको रॉन्ग आउटपुट मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है और आपने गलती से पाई की वैल्यू 3.1 की बजाय कोई और वैल्यू रख दी तो आपको हमेशा गलत ही आउटपुट मिलेगी। तो ऐसे एरर्स को हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं। इनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन अब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होती। लास्ट पे हम पढ़ते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर्स हों तो आप उनको कैसे रिमूव करेंगे। किसी भी प्रोग्राम में एरर्स को डिटेक्ट करना और इनको रिमूव करना डिबगिंग कहा जाता है। डिबग करने के लिए आपको 4 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। इन पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक बात यहाँ पे अहम है, वो ये कि आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को हमेशा सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करना हो तो आप ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में नज़र आ रहा है कि मैंने इस इंस्ट्रक्शन से पीछे एक रेड सर्कल में ब्रेक पॉइंट इंसर्ट किया हुआ है। जब भी आपके प्रोग्राम में ब्रेक पॉइंट होगा तो कंपाइलर उस इंस्ट्रक्शन पे आके स्टॉप हो जाएगा। ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करने के बाद आप अपने प्रोग्राम में नेविगेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेक पॉइंट आपके प्रोग्राम को सडनली सस्पेंड कर देता है, तो इसलिए आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल खुद कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम में नेविगेट करने के लिए दो फंक्शन यूज़ करते हैं, स्टेप इन और स्टेप आउट। अगर आपने अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बहुत ही डिटेल से देखना हो तो आप स्टेप इन का फंक्शन यूज़ करते हैं, जबकि स्टेप ओवर आपके फंक्शन की मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, बल्कि उसको एक लाइन के तौर पे ही तस्वर करता है। तीसरे नंबर पे आप वेरिएबल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपने प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो आप साथ साथ अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे आपके वेरिएबल्स की डिज़ायर्ड वैल्यू नहीं है तो आप अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं और दोबारा से डिबगिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलें एक प्रोग्राम को डिबग करके देखते हैं। सबसे पहले आप एक C++ की कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो हम एक कंसोल एप्लीकेशन को क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। इसका प्रोजेक्ट का टाइटल या प्रोजेक्ट का नेम देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम आ रहा है तो मैं इसी के साथ ही कंटिन्यू रखता हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं प्री कंपाइल्ड हेडर के साथ भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि इसमें कोई हमारे पास सोर्स फाइल या हेडर फाइल नहीं होगी। अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, तो हम इसमें एक सोर्स फाइल या CPP फाइल ऐड करते हैं। यहाँ पे आके आप CPP फाइल पे क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा program.cpp। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं iostream की हेडर फाइल इंक्लूड करवाता हूँ और इसके बाद
अगर मैंने अपनी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करवाऊँगा। हेडर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके मैंने अपनी एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई और इसको मैंने program.h के नाम से सेव किया। इसके बाद यहाँ पे इस हेडर फाइल में मैं एक कांस्टेंट को इनिशियलाइज़ और डिक्लेयर करता हूँ, जिसको नाम मैं दे रहा हूँ पाई, और इसकी वैल्यू मैंने रखी 3.14। जब हमारे पास ये हेडर फाइल्स बन गई तो मैं इसको सेव करूँगा और वापस अपने सोर्स कोड में आऊँगा। इसमें हम अपने यूज़र डिफाइन हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाएंगे, जो कि हमारे पास प्रोग्राम के नाम से है program.h। इसके बाद अब यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल लिखेंगे int var और इसको वैल्यू आपने 60 इनिशियलाइज़ करवा दी। इसके बाद लास्ट पे मैं एक मेन फंक्शन लिखता हूँ और इस मेन फंक्शन में मैंने एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करवाया। इसके बाद मैं यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को ऐड करता हूँ और रिज़ल्ट मैं एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इस रिज़ल्ट को प्रिंट करवाऊँगा और लास्ट पे मैं पाई की वैल्यू को भी प्रिंट करवाऊँगा। अब हमारे पास ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब हमने इस प्रोग्राम को डिबग करना है। तो डिबगिंग में मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने ब्रेक पॉइंट यूज़ करना है। तो जिस लाइन से भी आपने प्रोग्राम को सस्पेंड करना है तो आप वहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करते हैं। ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करने के लिए आप उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करेंगे। आपको रेड सर्कल में यहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट नज़र आ रहा है। इसके बाद मैंने कहा था कि आप अपने प्रोग्राम में नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट करने के लिए मैंने कहा था कि आप दो फंक्शन यूज़ करेंगे, स्टेप इनटू और स्टेप ओवर। तो स्टेप इनटू के लिए आप F11 की यूज़ करेंगे और स्टेप ओवर के लिए आप F10 की यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम की डिबगिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं करूँगा स्टार्ट डिबगिंग। अब ये हमारे कंपाइलेशन या हमारा मशीन कोड जनरेट हो गया। यहाँ पे आके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का कंट्रोल यूज़र के पास होगा। इसके बाद अब यहाँ पे आप दो तरह से मूव कर सकते हैं, स्टेप इनटू और स्टेप ओवर। सो स्टेप ओवर के लिए आप ये वाला सिंबल या की यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे किया तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पिछले वाली लाइन यहाँ पे कंपाइल हो गई है, जबकि ये एरो वाली लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होने या कंपाइल होने जा रही है। इसके बाद मैंने तीसरे नंबर पे कहा था कि आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास a की वैल्यू 80 स्टोर हो गई है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आपको 60 नज़र आ रही है। इसके बाद मैं एक दफ़ा फिर अगर स्टेप ओवर करता हूँ तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल ऐड होके रिज़ल्ट 140 आपको नीचे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे भी इन वेरिएबल्स को टूल टिप में देख सकते हैं। इसके बाद फिर एक दफ़ा मैं स्टेप ओवर यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू आपको 140 नज़र आ रही है। इसके बाद फिर स्टेप ओवर करेंगे तो हमारे पास पाई की वैल्यू भी कंसोल पे शो हो जाएगी। 140 के बाद 3.14 शो हो रही है। अब क्योंकि मैंने लाइन को ब्रेक नहीं किया तो इस वजह से 140 के बाद 3.14 आपको नज़र आ रहा है। तो ये थी प्रोग्राम की डिबगिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस
टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।